इंडिया कहें या फिर भारत, ये क्या बात हुई? बात तो बात है, भले ही देखने में छोटी लगे, लेकिन जब बात बनती और बिगड़ती है तो तिल का ताड़ होने में देर नहीं लगती। देश के राजनीतिक गलियारों में इंडिया बनाम भारत की बहस आए दिन होती रहती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान से इंडिया नाम को ही हटाए जाने की याचिकाएं लगती रही है। लेकिन सच्चाई जान लीजिए, संविधान के पहले भाग में देश के दो आधिकारिक नाम लिखे हैं। जी हाँ, संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो बताइए, बहस की गुंजाइश ही कहाँ रही? दरअसल हमारे आज़ाद देश की खूबसूरती है, यहाँ आप बेखौफ होकर सवाल उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और आपको यह ताकत देता है भारत का संविधान। इसी संविधान के भाग 1 को जानने के लिए, अध्याय 1 को जानने के लिए आइए सिविटास के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिविटास की लोकप्रिय श्रृंखला वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट हो या सिटीजन्स, संविधान सबके लिए बराबर है। आज हम विस्तार से बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले भाग की, पहले अध्याय की। जी हाँ, वह भाग जिसे यूनियन एंड इट्स स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम इतिहास के उन पन्नों को भी पलटेंगे जिनमें इंडिया और भारत के नामों की दास्तान छिपी है। हम जानेंगे संविधान सभा में देश का नाम रखे जाने पर क्या बहस हुई थी। हम यह भी जानेंगे संविधान के अनुसार देश में नए राज्यों का गठन और नाम परिवर्तन कैसे होता है, और जानेंगे उस प्रावधान को जो यह निर्धारित करता है विधिक रूप से भारत की इंच भर भी भूमि किसी को नहीं दी जा सकती, हाँ, ली जरूर जा सकती है। आज के एपिसोड में हम संविधान की पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल को भी जानेंगे, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं इंडिया बनाम भारत के सवाल से। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में गाहे बगाहे एक बहस चलती रहती है इंडिया बनाम भारत की। अब देश को भारत कहें या इंडिया, यह एक बड़ा सवाल है। कहने वाले कहते हैं साहब, इंडिया कहने में वो फीलिंग नहीं आती जो भारत कहने में है, या फिर इंडिया नाम ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। तो फिर सच क्या है? पहले इंडिया को टटोलते हैं। दरअसल इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से मानी गई है। सिंधु, जिसका शाब्दिक अर्थ है नदी, नाला या जल की बड़ी धारा। प्राचीन काल में यूनान, रोमन और पर्शियन सभ्यता के लोग सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वालों को इंडस वैली सभ्यता के नाम से जानते थे। जी हाँ, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा वाली। इसी इंडस से जन्मा एक नया वर्ड इंडिका। टाटा इंडिका वाला नहीं, अपितु 300 ईसा पूर्व मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम इंडिका है, जिसमें भारतीय सामाजिक और संस्कृति का वर्णन है। यह पुस्तक इस बात की गवाही देती है सिंधु घाटी ही इंडिया शब्द की जन्मदाता है। आगे बढ़ते हैं, एक तथ्य और देखते हैं। पर्सिया, जिसे आज ईरान के नाम से जानते हैं, वहां से फारसी भाषा निकली है। वहां सह का उच्चारण है के रूप में होता है। इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। हमारी राजस्थानी भाषा की कई बोलियों में सह को है बोला जाता है। हांगरी कहीं भाव है सेठा, मतलब सांगरी क्या भाव है सेठ जी। तो पर्सिया में यानी ईरान में इसी उच्चारण के चलते सिंधु शब्द को हिंदू के रूप में पुकारा गया। फिर यह शब्द फारसी के शब्दकोश में भी आ गया। यूं कहा जा सकता है हिंदू शब्द फारसी से जन्मा है। इसी हिंदू से हिंद और हिंदुस्तान शब्द निकले हैं। इसका मतलब यह हुआ हिंदू शब्द धार्मिक पहचान से कहीं बहुत पहले भौगोलिक पहचान रखता है, जो सिंधु घाटी में रहने वालों का संकेत देती है। इसी सिंधु और हिंदू का उच्चारण
यूनान और रोम में इंडो, इंडस और इंडिका के रूप में हुआ। समय गुजरने के साथ जब यूरोपियंस के पीछे पीछे ब्रिटिशर्स भारत में पहुंचे तो उन्हें हिंदुस्तान और भारतवर्ष के उच्चारण में कठिनाई हुई। लिहाजा उन्होंने इस विशाल भूभाग को इंडिया कहना शुरू कर दिया। सिंधु नदी से निकले इसी नाम के चलते हिंद महासागर को वैश्विक पहचान मिली इंडियन ओशन के नाम से। भाषाई दृष्टि से हम कह सकते हैं इंडिया और हिंद का उद्गम एक ही है, यानी सिंधु नदी। अब बात भारत की कर लेते हैं। इसका नाम ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में मिलता है। स्कंद पुराण के 37वें अध्याय के अनुसार ऋषभ देव का प्रतापी पुत्र था चक्रवर्ती सम्राट भरत। उसी के नाम पर भारतवर्ष शब्द अस्तित्व में आया। यह वह कालखंड था जब इस भूभाग को जम्बू द्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद आदि नामों से पुकारा जाता रहा। एक दूसरी मान्यता यह भी है, जिस भरत के नाम पर भारत का नाम रखे जाने की बात करते हैं, वह भरत सम्राट ऋषभदेव या राजा दशरथ का पुत्र नहीं है, बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। वही दुष्यंत और शकुंतला जिनकी प्रेम कथा को कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में पिरोया है। कहा जाता है कण्व ऋषि के आश्रम में पला बड़ा यह भरत शेरों के साथ खेला करता था। उसे सर्वदमन भी कहा जाता था। बाद में यही एक प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया भारत। तो यह हुई इंडिया और भारत की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं संविधान के पहले भाग में हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम लिखे हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया। तो फिर बताइए बहस की गुंजाइश कहाँ बची। आभार हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से ऐसे सवालों का जवाब शुरू में ही दे दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है संविधान बनाते समय देश का नामकरण बिना किसी बहस के हो गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान सभा की बैठकों के दस्तावेज टटोलते हैं तो पता चलता है देश के नाम निर्धारण पर खूब बहस हुई थी। कुछ सदस्य भारत नाम रखने पे अड़े थे, कुछ भारतवर्ष रखना चाहते थे। पाकिस्तान की तर्ज पर हिंदुस्तान नाम रखने की भी बात उठी थी। इस बहस में जिनका नाम आता है कमलापति त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, श्री राम सहाय, हरि गोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं के नाम सामने आते हैं। ये सभी भारत नाम रखे जाने के पक्ष पर अड़े थे। लेकिन इस प्रस्ताव पर बहस करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कर दिया था इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। यह नाम भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। लिहाजा इंडिया नाम ही भारत का वह नाम बना जो विश्व में पहचाना गया। इंडिया बनाम भारत की बहस हमेशा के लिए समाप्त हो सके, इसीलिए संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। उम्मीद करता हूं आप इंडिया और भारत की बात अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 1 की बात करते हैं। संविधान का भाग 1 अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। यह भाग बताता है भारत संघ किन राज्यों से मिलकर बना है, भारत कितना बड़ा है, भारत का भूभाग कौन सा है। संविधान के इस भाग में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। संविधान की प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल का संबंध भी इसी भाग से है। इस अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है। आइए हम क्रमवार ढंग से भाग 1 में वर्णित चारों अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले अनुच्छेद में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। इसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। इस पंक्ति में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि फेडरल सिस्टम से पूरी तरह भिन्न है। फेडरल बोले तो अमेरिकी सिस्टम। वस्तुतः हमारे संविधान के मुताबिक भारत अमेरिका की तरह राज्यों का कोई फेडरेशन नहीं है जहाँ कुछ स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर
एक समझौते के रूप में अपने लिए एक देश का निर्माण किया है। वहाँ हर राज्य का अलग विधान है, अलग नागरिकता है और तुलनात्मक रूप से वे भारतीय राज्यों से कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। जबकि हमारे संविधान में स्थिति उलट है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों से बना जरूर है, लेकिन राज्य भारत को नहीं चलाते, भारत राज्यों को चलाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, वे सब भारत का एक अटूट हिस्सा है। इसलिए भारत राज्यों का फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत 3 हिस्सों से मिलकर बना है। पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा भारत द्वारा अधिग्रहित राज्य। यानी भविष्य में कोई नया क्षेत्र कानूनी प्रक्रिया से भारत में जुड़ता है तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। इस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार भारत के बाहर का कोई भूभाग यानी कोई दूसरा देश अथवा उसका कोई हिस्सा यदि राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल हो, संसद में विधेयक द्वारा भारत का अंग बन सकता है, यानी उसे भारत में मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 कहता है, देश की संसद केवल सामान्य बहुमत से किसी नए राज्य को बनाने, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने की अधिकारिता रखती है। लेकिन यह भी जान लें, इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश से ही राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन संभव है। और राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पे कार्य करता है, ये हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। नियम यह भी है, ऐसा विधेयक संबंधित राज्य और राज्यों के विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाएगा। हाँ, राज्य या विधानमंडल उस पर स्वीकृति दे या न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। भाग 1 में शामिल अंतिम अनुच्छेद जो कि आर्टिकल 4 है, यह स्पष्ट करता है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि जब संसद किसी राज्य की सीमा बदलती है, नया राज्य बनाती है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करती है, तो इससे अनुसूची 1 में बदलाव होता है, यानी संविधान में संशोधन होता है। लेकिन यह संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368 विच डिस्क्राइब अमेंडमेंट प्रोसेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा भाग 1 का आर्टिकल 4 संसद को राज्यों के गठन और पुनर्गठन के संबंध में किसी भी प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं संविधान के भाग 1 से जुड़ी अनुसूची की, जो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान के साथ अटैच इस प्रथम अनुसूची में शुरू में राज्यों की 4 श्रेणियां रखी गई थी, A, B, C और D। डी में अर्जित किए गए राज्यों को रखे जाने का प्रावधान था, यानी वे राज्य जो भारत ने किसी युद्ध में या समझौते में अर्जित किए हैं। याद रखिए, देश की आज़ादी के लगभग 20 साल तक तो हम अपने राज्यों का गठन और पुनर्गठन ही करते रहे थे। राजस्थान को भी 1956 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गुजरात तो 1960 में जन्मा था, जब वह बंबई प्रांत से अलग होकर नया राज्य बना था। हरियाणा, हिमाचल, गोवा और न जाने कितने राज्य हैं जो इसके बाद बनते रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए याद रखने की बात यह है, इस फर्स्ट शेड्यूल में 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किया गया था। क्या बदलाव था? 1956 में जब संशोधन किया गया था, उस समय इस अनुसूची में ए श्रेणी में 10 राज्य, बी में 8, सी में 9 और डी में 1 राज्य शामिल था। 7वें संशोधन ने राज्यों की इन श्रेणियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और सिर्फ 2 श्रेणियां रखी गई। पहली श्रेणी में राज्य और दूसरी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इस व्यवस्था को फॉलो करते हुए हमारे फर्स्ट शेड्यूल में आज के दिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत यानी इंडिया का निर्माण करते हैं। कितने राज्य? 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज? 8। चलिए
आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने देखा संसद सामान्य बहुमत से कानून बनाकर किसी राज्य क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है, यानी संसद चाहे तो संपूर्ण राज्य को समाप्त कर सकती है या किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है। लेकिन क्या संसद अपनी शक्ति के तहत भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? बड़ा सवाल है। इस सवाल को सुलझाया गया बेरूवाड़ी यूनियन के मामले में, वही मामला जिसका जिक्र हमने संविधान की उद्देशिका वाले एपिसोड में किया था। उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। दरअसल 1958 में नेहरू और नून के बीच हुए सीमा विवाद समझौते के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के बेरूवाड़ी क्षेत्र का आधा हिस्सा पाकिस्तान को सौंपा जाना था, यानी भारत का एक टुकड़ा दूसरे देश को देने की बात थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से इस समझौते पर राय मांगी थी। याद रखिए, जब कभी राष्ट्रपति के सामने कोई संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो वह संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या राय दी? उच्चतम न्यायालय ने कहा, यह सही है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी राज्य क्षेत्र में कमी या विस्तार करने की अधिकारिता रखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को सौंप दे। इसके लिए तो अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। सरल शब्दों में कहें तो भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। सरकार यदि ठान भी ले तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत साधारण विधि बनाकर यह प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता। इसके लिए तो विधिवत रूप से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। तो दोस्तों, यह था संविधान के भाग 1 का सरल विश्लेषण, जो हमें बताता है संविधान की दृष्टि में इंडिया और भारत दोनों नाम सही हैं। जो आपका दिल करे उस नाम से पुकारें। हमें यह भी पता चला भारत एक अविभाज्य संघ है और इसकी संसद को राज्यों की सीमाओं, नामों और संरचना में परिवर्तन करने के लिए व्यापक शक्ति प्राप्त है। उम्मीद करता हूं आपकी ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी। आज के लिए इतना ही। वी द पीपल ऑफ इंडिया सीरीज की अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।